नमस्कार दोस्तों। तो आज कैसे हो आप लोग। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ 12th क्लास का चैप्टर। अब देखो मैंने 9th और 10th ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब बचा है 11th और 12th, तो मैं 12th का शुरू करने जा रहा हूँ। 12th का मैं शुरू करूंगा सेकेंड चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं और उसको पढ़ते हैं अच्छे से, क्योंकि वो बिहार दरोगा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो देखो सेकेंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे। देखो ये क्लास अगर आप देख लेते हो ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड चैप्टर है नेशनल नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ये है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा। लेखा जोखा ये है चैप्टर। ठीक है, ये पता है कौन सा चैप्टर है, ये 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, टारगेट क्या है, दरोगा। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखो हम लोगों ने आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा, तो आपको पता है ना कि हमारा इकोनॉमिक्स दो ब्रांच में बांटा गया है। देखो हम लोग को इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स वो दो पार्ट में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स को आप पढ़ोगे तो दो पार्ट में बांटा गया है। एक है माइक्रो लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे शुष्क अर्थशास्त्र। शुष्क अर्थशास्त्र। और एक है मैक्रो 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 इकोनॉमिक्स। ये हम लोग को पढ़ना होता है। इसमें है मतलब आप बोल सकते हो ना सामूहिक 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 अर्थशास्त्र। ठीक है, सामूहिक अर्थशास्त्र। देखो ये दोनों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये पता है 12th में पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है, दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो देखो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो लेवल पे, माइक्रो वाले जो चैप्टर्स है ना वो पढ़ेंगे। देखो माइक्रो लेवल पे क्या होती है, माइक्रो लेवल पे हम लोग किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय आय ये मापते हैं, या किसी कंपनी का लागत क्या है, किसी कंपनी का लागत लागत क्या है ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये भी चैप्टर पढ़ना है, ये पार्ट शायद पार्ट पार्ट ए मान लो, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे पूरे। दोनों इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक इम्पोर्टेंट नहीं, दोनों इम्पोर्टेंट है। देखो माइक्रो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा माइक्रो लेवल पे, पूरा ओवरऑल पढ़ते हैं। तो जैसे भारत की जीडीपी क्या है इसके बारे में पूरा पढ़ना होता है, बेरोजगारी क्या है इसके बारे में पूरा पढ़ना होता है, बेरोजगारी क्या है पूरा पढ़ना होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा मुद्रा स्फीति, ये पूरा पढ़ना। तो ये सब चैप्टर हम लोग को इसी लेवल में पढ़ना होता है, मतलब माइक्रो में। तो हम अगर आप बिहार दरोगा के प्रेफरेंस में देखोगे तो माइक्रो से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और मैक्रो से भी पूछते हैं, मतलब दोनों आपको पढ़ना है। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर है ना, जैसे माइक्रो लेवल पे कुछ कुछ चैप्टर है वो
वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और पार्ट बी का सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो ये था, मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, ये सब ऐसे नहीं कि आप जानोगे ना तो चलेगा, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, तो ये हम लोग को चैप्टर शुरू करना है। सबसे पहला चैप्टर है यही, ये सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में बेसिक है, वो बेसिक को मैं उसलिए इनको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एक क्लास लास्ट में ले लूंगा, उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, उसमें बहुत सारा बेसिक ही पढ़ना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, शुरू होती है, इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो शुरू होती है कहाँ से, नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम, नेशनल नेशनल इनकम, इनकम, नेशनल इनकम, इसका हिंदी होती है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, देखो ये है। देखो, सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम का डिफिनेशन समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि नेशनल इनकम क्या है। तो मैं लिखता हूँ, नेशनल इनकम क्या होता है, एक वर्ष में, एक देश में, एक देश में, एक देश में, एक देश में एक निश्चित 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 अवधि, अवधि, अवधि मतलब सीधा एक वर्ष, एक वर्ष। और एक वर्ष कौन सा, वित्तीय वर्ष। एक वर्ष में उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न मैं सही से लिखता हूँ, उत्पन्न, उत्पन्न सभी, सभी अंतिम, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु को हम लिख सकते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सेवा, सेवाओं का, सेवाओं का कुल मौद्रिक, मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे, बोला जाएगा नेशनल, नेशनल इनकम, इनकम कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, नेशनल इनकम का डेफिनेशन अगर बिहार दरोगा में पूछता है तो सीधा हम लोग बोलना होगा, एक देश में, कोई भी देश हो सकता है, भारत, यूएसए, चाइना, कोई भी देश में, एक देश में एक निश्चित अवधि, निश्चित अवधि होना चाहिए, कितना, एक वर्ष जनरली लेते हैं, एक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तु, देखो फाइनल गुड्स की बात हो रही है, जिसका प्रोडक्शन हो चुका हो, जैसे कार, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब क्या है, अंतिम वस्तु है जो हम खरीद सकते हैं। जैसे आप शोरूम में जाते हो तो सीधा आप कार खरीदते हो, तो कार तो फाइनल गुड्स होती है ना, तो उसमें तो दम आप जाओगे, खरीदोगे और रोड पे चलाना स्टार्ट। और सेवाओं, सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य मतलब उसको हम पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम समझ में आ गया होगा, इससे डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है, इसको हम लोग स्टार बना देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद हो गया, मतलब फिर से समझते हैं। किसी देश में एक निश्चित अवधि में, एक वर्ष में उत्पन्न सभी, सभी अंतिम वस्तु, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल मौद्रिक होगा वो नेशनल इनकम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डेफिनेशन। आगे चलते हैं। देखो, मैंने बेसिक चीज ऐसे कराया था कि अंतिम वस्तु क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, बट उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास ना, 3 महीना बच ही रहा है दरोगा का। अब आप वो सब पढ़ने लगोगे ना तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। हम लोग वो चीज पढ़ रहे हैं जो दरोगा के लिए काफी जरूरी है।
समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स देखो ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट ही करने वाला हूँ, 4 से 5 दिन के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। फिर हम हिस्ट्री पे चलेंगे, हिस्ट्री टारगेट करेंगे। देखो देखो ये समझ में आ गया। अब आती है ना कि हम मेजर क्यों करते हैं नेशनल इनकम को, मेजर मेजर क्यों करते हैं, नेशनल इनकम को मेजर क्यों करते हैं। किसी भी देश का नेशनल इनकम क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। कैसे पता चलेगा कि देश का इनकम कितना हो रहा है, तो इनकम क्यों जरूरी है। देखो किसी भी देश का मतलब आय की गणना क्यों जरूरी है, आप ही बताओ ना। कि अगर आप इंडिविजुअल जॉब करते हो तो आपकी इनकम होती होगी ना, पर कैपिटल इनकम मतलब एक व्यक्तिगत आय होती है, तो एक देश का भी आय होती है ना, तो देश का स्थिति पता चलता है। तो क्या कैसे मतलब क्यों क्यों करते हैं, हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, मतलब हमारा देश जो है वो डेवलप कर रहा है या नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, पर कैपिटल इनकम कितना हो रहा है, पर कैपिटल इनकम क्या है, पर कैपिटल इनकम क्या है, ये सब मेजरमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। फिर पर कैपिटल इनकम, और जो भी पॉलिसी बनाया जाता है ना, पॉलिसी हम लोग बनाते हैं वो इसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि देखते हैं कि हमारा देश का नेशनल इनकम कितना है, उसी के अनुसार ना पॉलिसी बनाओगे। ऐसा तो आप ऐसा पॉलिसी बना दोगे तो उसके लिए आप इम्प्लीमेंट तो कर दोगे, लेकिन आपके पास बजट ही नहीं है उसको पूरा करने के लिए, तो पॉलिसी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पर कैपिटल इनकम के लिए, पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है, जो नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम, उसमें से क्या करते हैं हम, जनसंख्या को, टोटल जो जनसंख्या है ना, टोटल टोटल जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो पर कैपिटल इनकम पता चल जाती है। और जो भी हम लोग पॉलिसी बनाते हैं वो पॉलिसी देख के बनाया जाता है कि हमारा देश का रियलिटी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, समझ रहे हो ना। और भी और देश की तुलना करने के लिए, जो हमारे जैसे बहुत सारे देश है ना, उसकी तुलना भी करते हैं कि उसका देश का नेशनल इनकम कितना है, हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है, हम क्या करेंगे कि उसका बराबरी कर सकते हैं, उससे आगे निकल सकते हैं, हमें क्या क्या करना होगा, डेवलपिंग से मतलब डेवलप मतलब विकासशील से विकसित कैसे होंगे, ये सब आपको नेशनल इनकम से पता चलता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और देखो हम लोगों ने सेक्टर भी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, आगे चलते हैं। तो नेशनल इनकम पता चल गया। अब देखो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है ना, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने एक बार पढ़ाया भी था, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो नेशनल इनकम में सबसे पहले बेसिक टर्म हम लोग समझ लेते हैं नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम में यूज होगा, जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये सब टर्म आती है। नेशनल इनकम, इनकम में मतलब राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय में ये सब टर्म आता है। जैसे जैसे एक चीज आती है गुड्स, गुड्स आपने बहुत सुनते रहोगे, गुड्स, गुड्स एंड सर्विस, ये बहुत बार सुनते हो, गुड्स एंड सर्विस, ये खास करके इकोनॉमिक्स में आपको सुनने को मिलता है, खास करके इस चैप्टर में। तो गुड्स एंड सर्विस क्या होती है, इसका हिंदी में आप लिख सकते हो वस्तुएं, वस्तुएं और सेवा, सेवाएं, सेवाएं, ये क्या है। तो देखो गुड्स क्या होती है, गुड्स होती है वो जो भौतिक वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, छू सकते हैं मतलब ना, भौतिक वस्तु होती है, भौतिक, भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कार, कपड़ा, मोबाइल, फल, मोबाइल,
कॉपी पेन जो भी आप ले सकते हो जिसको आप छू सकते हो। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज देखो सर्विसेज को हम छू नहीं सकते हैं लेकिन हम फील कर सकते हैं। ये जो अमूर्त है मतलब ना इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं मतलब शिक्षक, शिक्षक का काम है पढ़ाना, तो शिक्षक काम क्या कर रहा है, शिक्षक का काम है सर्विस दे रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर, डॉक्टर किसी को इलाज कर रहा है, तो इलाज कर रहा है तो उसको छू रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड्स हो गया, वो सर्विस दे रहा है। लॉयर, लॉयर जो वकील होते हैं, जो वकालत करते हैं, वो किसी को केस लड़ते हैं तो क्या है उसका एक सर्विस दे रहा है। तो इस तरह से वो सर्विसेज होती है, समझ रहे हो ना। जैसे आप होटल खोले हो, रेस्टोरेंट खोले हो, एयरलाइंस चला रहे हो, रेलवे चला रहे हो, सब सर्विसेज में काउंट होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया ना। तो एक आती है देखो गुड्स से ही बनता है, गुड्स से ही, गुड्स से ही बनता है फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, गुड्स देखो फाइनल गुड्स वो होती है ना, फाइनल गुड्स वो होती है जो हम उसको डायरेक्ट उपभोग कर सकते हैं। उपभोग मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। जैसे आप टीवी, टीवी खरीद रहे हो तो टीवी तो ऐसा नहीं ना कि खराब है तो आप खरीद लोगे, नहीं खरीदोगे, एकदम चकाचक नया रहेगा आप खरीद लोगे, तो उसको आप उपभोग कर रहे हो। कार, कार खरीद रहे हो तो नया कार है, खरीद रहे हो चलाने के लिए। मकान, जो मकान बनती है वो एक नया मकान बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब फाइनल गुड्स है जिसको हम डायरेक्ट रूप से उपभोग कर सकते हैं। समझ रहे हो आप, समझ में आ रहा। हाँ, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो इसमें आती है एक वस्तु आता है इंटरमीडिएट गुड्स, बहुत आप सुनोगे इकोनॉमिक्स में, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इंटर इंटरमीडिएट मीडिएट गुड्स, गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती, मध्यवर्ती वस्तु। देखो ये जो होती है ना, मतलब ना ये आगे उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा नहीं कि ये फाइनल गुड्स है। जैसे मान लो गेहूं, गेहूं, गेहूं से आपने आटा बनाया, तो आटा क्या फाइनल गुड्स है, नहीं। आटा को हम नहीं खा सकते हैं, आटा से जब तक आप गेहूं नहीं बना, आटा से आप जब तक रोटी नहीं बनाओगे, फिर क्या बोल सकते हो, समोसा नहीं बनाओगे, पिज्जा नहीं बनाओगे, ये सब क्या है, ये सब फाइनल गुड्स है जिसको हम डायरेक्ट उपभोग कर रहे हैं। आटा इंटरमीडिएट गुड्स में आता है, मतलब ना जो आगे उत्पादन में प्रयोग होगा। जैसे कपड़ा उद्योग में धागा, धागा, तो धागा क्या है, धागा एक इंटरमीडिएट गुड्स है, धागा से ही तो कपड़ा बनाया जाएगा जो फाइनल गुड्स होगा। तो ये क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है और कपड़ा फाइनल गुड्स है। जैसे लोहा, 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 तो लोहा भी हम मानते हैं ना इंटरमीडिएट गुड्स है, लोहा से ही तो हम लोग कार बनाते हैं, कार हो गया, खिड़की हो गया, ये सब बनाया जाता है। तो पता है जब नेशनल इनकम की बात आती है ना, तो फाइनल गुड्स को ही काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये डबल बार काउंट हो जाता है, डबल बार काउंटिंग हो जाती है। तो डबल बार काउंटिंग करने से क्या फायदा, कोई चीज को आप डबल बार कर दोगे, जैसे 10 रुपया प्लस 10 रुपया, ये काउंट कर चुके हो, एक बार फिर काउंट हो गया तो 20 रुपया हो गया, तो क्या फायदा 20 रुपया, वो डबल काउंट हो गया ना, ऐसा नहीं करते हम लोग। तो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे है
जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ तक के समझ लिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। देखो ये सब ही इकोनॉमिक्स का ढांचा है, इससे ज्यादा टफ आपको नहीं पढ़ना, बस इतना आप अगर पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि दरोगा में आप एक क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का छोड़ के आओगे। देखो एक होती है स्टॉक और एक होती है फ्लो, ये भी बहुत बार इकोनॉमिक्स में आपको देखने को सुनने को मिलेगा। देखो एक होती है स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, संग्रह करना, स्टॉक करना, स्टॉक मतलब होता है संग्रह, संग्रह करना। संग्रह का मतलब होता है ना कि किसी समय वो उपलब्ध हो और किसी तारीख से बैंक में पैसा जमा हो, ये सब, ठीक है, तो ये स्टॉक होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है फैक्टर इनकम, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फैक्टर इनकम, इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। देखो फैक्टर इनकम क्या होती है ना, जब उत्पादन के कारक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज होगा, क्योंकि आप इनकम कर रहे हो ना, किससे इनकम हो रहा है, मतलब बोल सकते हो हम कि जब जब उत्पादन उत्पादन के कारक, मतलब फैक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ये देखो फैक्टर इनकम मतलब ना, देखो ऐसे समझो, फैक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ही फैक्टर इनकम बनती है, फैक्टर इनकम बनता है। कैसे, देखो देखो हमने जानते हैं, हम लोग 9th क्लास के चैप्टर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो उसमें आपको बताया गया कि 4 कारक होती है, एक होती है लैंड, लैंड होती है, एक होती है लेबर, एक होती है कैपिटल, कैपिटल, और एक होती है इंटरप्रेन्योर, इंटर इंटरप्रेन्योर। देखो लैंड क्या होती है, लैंड से आप क्या लोगे, रेंट लोगे, अगर आपके पास लैंड है तो लैंड से क्या लोगे, रेंट लोगे। श्रम से क्या लोगे, श्रम से वेतन लोगे, अगर कोई श्रम कर रहा तो क्या करेगा, वेतन लेगा, वेजेज जिसको बोलते हैं। कैपिटल से क्या होगा, कैपिटल से हमें ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा मीन्स इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, अगर वो बिजनेस कर रहा है क्या उसका टारगेट क्या होगा, अधिक से अधिक में प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये नेशनल इनकम के लिए सबसे ज्यादा फैक्टर होती है कि अगर हम लैंड किसी को, मतलब लैंड है तो लैंड से मुझे मोस्टली रेंट मिलेगा, अगर कोई जॉब कर रहा है कहीं पे भी लेबर की तरह उसको वेतन मिलेगा। आप कैपिटल हो मतलब ह्यूमन कैपिटल हो, अगर आप कहीं पे जॉब मतलब ना ये कैपिटल बहुत तरह का होता है, जैसे आपने पूंजी लगाया है तो पूंजी लगाए हो तो क्या करोगे, ब्याज उससे मिलेगा। और इंटरप्रेन्योर, फाइनली आप ये तीनों चीज को आपने इन्वेस्ट कर दिया है इंटरप्रेन्योर के फॉर्म में, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पता है इसी को बोला जाता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या होती है, रेंट आती है, वेतन आती है, ब्याज आती है और लाभ आती है, इसी को हम लोग बोला जाता है फैक्टर इनकम। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए अच्छे अच्छे से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो मैं एनसीईआरटी का वही चीज पढ़ा रहा हूँ, आप बुक पढ़ोगे ना तो बुक में कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं समराइज कर करके मैं नोट्स बना बना के मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है मुझे इसको पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ। देखो अब आती है ना, देखो एक चीज सबसे पहले आप समझो, नेशनल इनकम में क्या काउंट करते हैं और क्या काउंट नहीं करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जानना, ये पूछा जाता है नेशनल इनकम में क्या काउंट किया जाता है। देखो नेशनल इनकम में क्या काउंट करेंगे, क्या काउंट नहीं करेंगे, क्या काउंट नहीं करेंगे। देखो नेशनल इनकम में वो चीज काउंट नहीं करेंगे जो
इकोनॉमिकल एक्टिविटी में नहीं हो, जैसे किसी का पेंशन काउंट नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति काउंट होगा नहीं होगा। अगर आप रिश्वत ले रहे हो, रिश्वत 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 ले रहे हो, ये भी काउंट नहीं होगा। कोई महिला जो है वो घर में काम कर रही है, घर का महिला घर का काम कर रही है, तो क्या काम वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? अरे नहीं होगा। शेयर मार्केट में आप बॉन्ड खरीद रहे हो, बॉन्ड बॉन्ड खरीद रहे हो, या जुआ खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, ये सब क्या है ना, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इनकम की स्रोत में नहीं आता है। छात्रवृत्ति, रिश्वत, महिला का घर का खाना, बॉन्ड, जुआ, ये सब नहीं आता। तो नेशनल इनकम में क्या आता है? नेशनल इनकम में यही आता है कि आपका कितना रेंट आया, ये काउंट कर सकते हो, आपका वेतन कितना आया कर सकते हो, आपका कैपिटल क्या है कर सकते हो। जो भी मतलब देश के एक्टिविटी में, नेशनल एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी में जो आती है ना, वो हम लोगों को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। सीधा बोला जाता है ना कि एक एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश के द्वारा जितना प्रोडक्शन हुआ, उसका फाइनल, उसका अंतिम मतलब अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होगा, वही नेशनल इनकम होगा। इसमें पेंशन की बात नहीं करेंगे, छात्रवृत्ति की बात नहीं होगा, रिश्वत आप लिया तो नहीं होगा, क्योंकि रिश्वत आप कैश में लोगे, तो कैश में लोगे तो क्या होगा, वो तो सरकार के डाटा में नहीं जाएगा ना। महिला के घर में काम हो रही है, कोई कर रहा है, तो ये सब नहीं आती है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए सब। आगे चलते हैं। देखो आगे है, आगे पढ़ना है हम लोग को। देखो राष्ट्रीय आय मापने का 3 मेथड है, हम लोग को बुक में दिया गया है। 3 मेथड से हम लोग राष्ट्रीय आय को मापते हैं। देखो राष्ट्रीय आय मापने का 3 मेथड है, ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब राष्ट्रीय आय मापने का 3 मेथड है। ऐसे इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग चल लेते हैं आगे। राष्ट्रीय आय की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है ना, उसको पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाएं अवधारणाएं ये है। तो राष्ट्रीय आय के मूल अवधारणाएं मतलब इम्पोर्टेंट नेशनल नेशनल इनकम कंसेप्ट, ये हम लोग को पहले कंप्लीट करना। देखो सबसे पहले आप बहुत बार सुनते हो जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक 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 प्रोडक्ट, ये होती है जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? आप बता सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? आप बताओ। सकल सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद क्या होती है इसका हिंदी? देखो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, देखो जीडीपी में क्या होती है ना, जीडीपी मैं लिखता हूँ, जीडीपी वह मौद्रिक मूल्य है, मूल्य है जो जो
एक देश के द्वारा, देश की सीमा, सीमाओं, 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 इसको आप बोल सकते हो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर, भीतर एक वर्ष में उत्पादित, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं का होता है, इसी को बोला जाता है जीडीपी। देखो ध्यान से समझो, जीडीपी, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी वह मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य है जो एक देश में, देखो सबसे पहले यहाँ पे सीमाओं की बात हो गया था, देखो नेशनल इनकम ऐसा कोई सीमा उमा की बात नहीं हो रही थी, वो एक जनरल डिफिनेशन था, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर में एक वर्ष में उत्पादित, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है वही जीडीपी होता है। जीडीपी वही होता है जो एक साल के अंदर किसी देश के द्वारा एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है वही जीडीपी होता है। आप प्रश्न उठता है ना कि क्या सर दूसरा देश का जो भी हमारे भारत में रह के उत्पादन कर रहे हैं क्या वो जीडीपी में शामिल होगा? हाँ होगा, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश का हो, लेकिन कंडीशन है कि वो टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। मतलब ये अगर पूरा भारत है तो ये भारत के अंदर में ही, चाहे वो देश के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा हो या विदेश के द्वारा प्रोडक्शन हो, सब जीडीपी में हम लोग काउंट करेंगे। मतलब ना सीधा बोल सकते हो ना, देश के अंदर जो भी उत्पादन हुआ हो, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन हुआ हो, प्रोडक्शन हुआ हो, और भी प्रोडक्शन किसका? अंतिम वस्तु और सेवाओं का होना चाहिए। प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन वो अंतिम वस्तु नहीं बन पाया तो वो नहीं काउंट करेंगे, वो क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा ना। तो प्रोडक्शन का वो अंतिम वस्तु और सेवा होगा जो या तो वो देश के द्वारा प्रोडक्शन किया गया हो या विदेश के द्वारा प्रोडक्शन किया गया हो, सबको हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर से समझो, जीडीपी वह मौद्रिक मूल्य है जो एक वर्ष में सीमाओं के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी होगा। और या तो वो देश के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, वो विदेश के द्वारा, लेकिन भारत के सीमाओं के अंदर में, नेपाल में नहीं, भूटान में नहीं, भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अब प्रश्न आता है ना कि कोई सुजुकी मारुति है जो भारत में धड़ल्ले से प्रोडक्शन कर रहा है कार का, तो क्या वो प्रोडक्शन में शामिल होगा? बिल्कुल होगा, वो जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया जीडीपी। आगे चलते हैं। देखो जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। देखो एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, तो क्या बिहार दरोगा में नहीं पूछा जाएगा? एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मूला। तो देखो एनसीईआरटी में जो लाइन दिया हुआ है ना वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में। किसी को लगता है कि नहीं मैं ये सब बात झूठ है, तो शायद उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन को सही से एनालाइज नहीं किया होगा। देखो तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया? जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या हो गया? कंजप्शन उन्होंने कितना किया, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नहीं, यही होता है इसका फॉर्मूला जीडीपी का। सी का मतलब समझ रहे हो? सी का मतलब होता है कंजप्शन,
उन्होंने उपभोग कितना किया, उपभोग कितना हुआ पब्लिक के द्वारा, उपभोग व्यय, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कंजप्शंस, कंजप्शंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना निवेश किया गया, निवेश मतलब आप भी निवेश कर सकते हो, निवेश का मतलब नहीं समझ रहे हो, कोई बड़ा सा आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, ये सब भारत मतलब वो काम आप कर रहे हो ना जो देश के हिस्सा में आप काउंट कर रहे हो, तो निवेश व्यय, निवेश व्यय इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर आती है जी, जी मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सरकारी व्यय उन्होंने कितना किया, सरकारी व्यय, सरकारी व्यय मतलब समझते हो ना, सड़क बनाना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, ये सब क्या होती है गवर्नमेंट का ही खर्च तो होती है, वो भी नेशनल इनकम में काउंट हो जाता है एक्सपेंडिचर, ठीक है ये हो गया। और एक्स मतलब ना निर्यात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, हमने भारत में कितना सामान बाहर भेजा। और एक मतलब होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब आयात, कितना हमने दूसरे देशों से मंगाया इसका होती है इंपोर्ट करना। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। और देखो एक्स माइनस एम यही होती है, ये जो होती है ना इसी को बोला जाता है नेट, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है, इंपोर्ट की नहीं। देखो भारत चाहता है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट का मतलब ना कि हम आत्मनिर्भर हैं, किसी दूसरे देशों को हम बेच रहे हैं सामान, ऐसा नहीं कि हम दूसरा देश से सामान मंगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया आत्मनिर्भर नहीं होगा, मैं दूसरों के देशों पे निर्भर हो गया। तो इसीलिए हम नेट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, नेट एक्सपोर्ट होना देश के लिए अच्छी बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो हमारा देश सही दिशा में जा रहा है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है, क्यों, क्योंकि डॉलर आ रही है, समझ रहे हो ना, डॉलर आ रही है। आप जब दूसरे देशों में बेचोगे तो वो डॉलर में ही बिकेगा और डॉलर हमारे पास आएगा तो रिजर्व मजबूत होगा। लेकिन आप दूसरा देश से कोई चीज मंगा रहे हो तो डॉलर में मंगा रहे हो तो डॉलर में ही खरीदोगे तो डॉलर कम रहा है। तो ये क्या है, नेट एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है जीडीपी, देखो जीडीपी जो है, जीडीपी जो है वो देश के आर्थिक इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताता है कि हमारे देश का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है, इकोनॉमिक हेल्थ कैसा, देखते हो ना हर बार कोई भी इकोनॉमिक्स में बात करते हो तो उसका जीडीपी इतना है, उसका जीडीपी इतना है, तो देश का जीडीपी इतना, जैसे हमारे मोदी जी में से बोलते हैं ना कि हमारा 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक बन गया, मतलब जीडीपी बन गया। तो ये होती है ना कि हमारे देश का जो जीडीपी है ना वो कितना मजबूत है, समझ रहे हो आप, ये बहुत अच्छा संकेत देता है जीडीपी, हर जगह इसको हम लोग यूज करते हैं। बस उतना हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग को ये जानना है कि किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष, एक वर्ष वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, समझ रहे हो, कहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से, आगे चलते हैं। जीडीपी समझ में आ गया ना, जीडीपी में वो देश को काउंट किया जाता है ना जो देश के अंदर भी प्रोडक्शन कर रहा हो, दूसरा विदेशी लोग, उसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो जीडीपी में काउंट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन वो भारत के अंदर में कर रहा हो तो ऐसा नहीं, विदेशी है लेकिन नेपाल में कर रहा हो तो क्या हमारे भारत के जीडीपी में शामिल होगा, अरे नहीं, क्यों करेंगे हम उसको शामिल, वो नेपाल के जीडीपी में शामिल होगा, ना कि इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। ये सब आपको बातें, छोटी छोटी बातें अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो आगे, अब आती है जीएनपी, दूसरा टर्म है जीएनपी, जीएनपी, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस नेशनल, नेशनल प्रोडक्ट,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका हिंदी में हम लोग बोलेंगे सकल, सकल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, देखो ये क्या होती है, देखो समझो इसको। जीएनपी, जीएनपी वह मूल है, मूल है, मूल है जो देश के, देश के, देश के नागरिक, नागरिक नेशनल, देश के नागरिक द्वारा देश के भीतर और विदेश में, विदेश में उत्पन्न, उत्पन्न सभी फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड और सर्विसेज, सर्विसेज का होता है। देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ ध्यान से समझना। देखो जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, देखो यहाँ पे बात आ गया नेशनल का, तो देखो इसमें क्या होती है ना, यहाँ पे क्या होती है जीएनपी की अगर हम बात करेंगे तो पूरा जीडीपी तो शामिल होगा, जीडीपी यहाँ शामिल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जो विदेश में रह रहे हैं लोग हैं, हमारे देशवासी, विदेश में कौन रह रहे हैं, इंडियन, उसको यहाँ काउंट करेंगे। लेकिन जो देश में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं कौन, विदेशी, विदेशी, उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ये समझा, ये होती है हमारा फॉर्मूला, मतलब समझो। देखो मतलब ना, जीएनपी का मतलब ये होती है कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा ही उत्पादन होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, तो जीडीपी में तो शामिल हो ही रहा है, लेकिन जो विदेश में, जैसे हमारे देश के बहुत से लोग अमेरिका में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, हर जगह रह रहे हैं, तो वो विदेश में रह रहे हैं, तो वो इंडियन है, तो इंडियन जो वहाँ प्रोडक्शन करके पैसा भेज रहे हैं ना, उसको हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन जो हमारे देश में रह के, हमारे देश में रह के उत्पादन कर रहे हैं दूसरा विदेशी लोग, उसको नहीं काउंट करेंगे। समझ रहे हो ना, जीडीपी में तो विदेशी द्वारा कमाई का आय जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे घटा दिया जाता है, यहाँ पे हम लोगों को घटाना पड़ता है, इसमें जीएनपी में, ये हम लोग को समझना। तो देखो जीएनपी का हम लोगों को फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या है, जीएनपी को हम लोग फॉर्मूला में ड्राइव करते हैं। देखो जीएनपी में हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या लिखा था, जीएनपी का फॉर्मूला था, देखो जीएनपी में क्या था, हम जीएनपी की अगर बात करते हैं, जीएनपी तो जीडीपी तो होगा ही होगा, जीडीपी होगा, लेकिन यहाँ पे पता है, यहाँ पे आ जाता है एन एफ आई ए, ये आ जाता है, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जीडीपी हम लोगों ने क्या लिखा था, आई कंजप्शन, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, लेकिन यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, एन एफ आई ए, ये हो गया हमारा जीएनपी का फॉर्मूला। अब देखो जीएनपी में क्या होती है ये समझते हैं। देखो ये जो है ना, एन एन एफ
IA, इसका मतलब होता है नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब ना यहाँ पे ये इसका मतलब हो गया, इसका मतलब समझो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि जीएनपी में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे समझो जीएनपी में दो तरह होगा, एक तो होगा देश, जिसको हम लोग ले लेंगे इंडिया, और एक होगा विदेश, आप ले लो यूएसए। देखो देश इंडिया में यूएसए के लोग रह रहे हैं कि नहीं, और विदेश में इंडिया के लोग रह रहे हैं। तो जो इंडियन वासी है उसके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे काउंट करेंगे, और जो यूएसए के द्वारा इंडिया में हो रहा है उसको माइनस कर लेंगे। यही जीएनपी का मतलब होता है, इसी को बोला जाता है नेट फैक्टर ऑफ इनकम ऑफ एब्रॉड। समझ रहे हो आप, मतलब ना पूरी तरीके से हमें नेट लेना है, जो बाहर के लोग हैं ना वो नहीं लेना है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल से, मतलब समझ रहे हो ना, जो देश में रह रहे हैं यूएसए लोग उसको माइनस करेंगे, और जो विदेश में यूएसए में लोग इंडियन वासी रह रहे हैं उसको प्लस करेंगे। यहाँ यह मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्जांपल से ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो कि भारत का जीडीपी जीडीपी जो है, भारत का जीडीपी मान लो 900 करोड़ है, 900 करोड़ है, ठीक है, भारत का जीडीपी जो है वो 900 करोड़ है। लेकिन लेकिन विदेश में रहकर, विदेश में रहकर कमाया वो 50 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कौन कमाया, इंडियन वासी। और देश में रहकर, देश में मतलब इंडिया में विदेशी लोग कमाया, विदेशी लोग कमाया मान लो 30 करोड़। तो पता है जब जीएनपी हम लोग निकालेंगे ना, जीएनपी, तो जीएनपी में क्या होगा, जीडीपी को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो भारत का है ना वो काउंट करेंगे, लेकिन विदेश वाला को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 900 प्लस 20, तो मात्र सिर्फ 920 करोड़ होगा इसका आंसर। समझ रहे हो ना, ये होगा। तो मतलब आप समझना कि जीएनपी में भारतीय नागरिकों की आय तो शामिल करते हैं, लेकिन जो देश में रह रहे हैं उसका और जो विदेश में रह रहे हैं दोनों को शामिल किया जाता है। लेकिन जो विदेश में रह रहे हैं भारतीयों, भारत की अर्जित आय को घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नागरिक को कुल आर्थिक शक्ति, नेशनल इनकम का पावर का पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए भाई को। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बाबला अच्छा है। देखो इतना डीप में आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाओगे देसी भाषा में समझा के। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि ताकि दरोगा का कोई क्वेश्चन ना छूटे भाई, और आपका माए बाप का सपना इसलिए पूरा होगा। दरोगा बन जाओगे तो सोच रहा है कितना बड़ी उपलब्धि हासिल होगा। बहुत सारे लन ठन पढ़ रहे होगे, 50,000 क्वेश्चन ये लगा लो, घटना लगा लो, चक्र लगा लो, भाई वो सब नहीं पूछता है। आपको लगता होगा मजाक ना, तो जब एग्जाम दोगे ना तो पता चल जाएगा। देखो आगे, देखो राष्ट्रीय आय में हम लोग ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरी फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं एनएनपी। एनएनपी देखो, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल नेशनल
प्रोडक्ट। देखो इसका इसका हिंदी क्या होती है? शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो ये क्या होती है समझना। देखो क्या होता है ना कि इसमें सारा काम जीएनपी वाला ही काउंट करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखो जब एनएनपी की बात होती है, एनएनपी की, तो एनएनपी में जीएनपी का पूरा मसला लेते हैं, जीएनपी का पूरा मसला ले लिया जाता है जीएनपी का। लेकिन इसमें जानते हो क्या किया जाता है? मूल हास को घटा देते हैं, मूल हास को, मूल हास को घटा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे डिप्रिसिएशंस को घटाया जाता है, डिप्रिसिएशंस को घटा दिया जाता है। तो ये हमारा बन जाता है एनएनपीएन फॉर्मूला। ठीक है, इसी को बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो अब ये आपको दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है सर? तो ये जानते हो क्या होता है? उत्पादन, जब हम लोग उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन तो ऐसे होता नहीं है, बहुत सारे उपकरण का यूज किया जाता है। उपकरण मतलब मशीन का। तो उत्पादन में क्या हो गया ना, जैसे मशीन है, तो मशीन का, मशीन यूज कर रहे हो तो मशीन का घिसावट होगा ना, घिसावट होगा। बहुत सारे औजार यूज कर रहे हो तो औजार का घिसावट होगा, औजार का घिसावट होगा। फिर समय पे घिसना, मतलब ना बोल सकते हो ना, समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ घिसना, घिसना या मूल घटना, मूल घटना, ये हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये होती है हमारा एनएनपी। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो अगर आपको फॉर्मूला निकालना होगा तो एनएनपी को जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो आगे जो मैं बताऊंगा ना वो और इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया यहाँ तक? इसको हटाते हैं। मजा आ रहा होगा? नहीं मजा आ रहा होगा तो देखो यहाँ मजा उजा लेना नहीं है भाई, यहाँ पढ़ना है। पढ़ाई में तो किसी का मजा आज तक नहीं आया है, लेकिन अगर एक बार आप सिलेक्शन ले लोगे, दरोगा बन जाओगे, तो पता है सोसाइटी में आपका नाम होगा, शोहरत होगा, रुतबा होगा, पैसा होगा, और आप 60 70 80 साल तक ऐश करेंगे। सोचो कितना बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगा। अभी उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको दिन और रात एक करना होगा, तभी उनको हो पाएगा। देखो देखो यहाँ पे हम लोग दो चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम समझाते हैं। एन एन पी, एन एन पी, इसका मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो इसको मेजर हम लोग दो तरीका से करते हैं, इसको मेजर हम लोग दो तरीका से करते हैं। एक किया जाता है एन एन पी, एन एन पी एट फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट पे करते हैं। और एक करते हैं एन एन पी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे किया जाता है। देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। देखो एनएनपी जो, एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट है ना, यही नेशनल इनकम, यही नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यही है। देखो दरोगा में यही पूछा था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल इनकम को किस पे फैक्टर पे मेजर किया जाता है, तो नेशनल इनकम को नेट इन इनकी एट फैक्टर पोस्ट पे किया जाता है। क्यों किया जाता है समझते हैं, समझ रहे हो ना? फैक्टर कोस्ट में बदलते हैं हमें नेशनल इनकम मिलता है। देखो मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट में क्या फर्क है, पहले ये तो समझ लो ना। फैक्टर, फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे क्या फर्क है ये समझ लेते हैं। देखो देखो ये होती मार्केट प्राइस में क्या होती है, मार्केट प्राइस में आप देखोगे तो टैक्स को, टैक्स प्लस सब्सिडी जो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी वस्तु को शामिल कर लिया जाता है।
सब्सिडी, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन इसमें क्या होती है ना, फैक्टर कॉस्ट पे हम लोगों को क्या किया जाता है, इसमें बिना मतलब ना इसमें ना टैक्स को हम लोग शामिल करते हैं, ना सब्सिडी को शामिल करते हैं। इसमें किसी तरीका का ना टैक्स शामिल होता है, ना टैक्स शामिल होता है, ना किसी तरीका का कोई अब सब्सिडी शामिल होता है। मतलब ना उत्पादन में लगे जो कारकों का मिला वास्तविक एकदम रियल मूल्य होती है, रियल मूल्य होती है, रियल मूल्य वो मिलता है। इसीलिए हम लोग को देश का वास्तविक नेशनल इनकम पता चलता है। समझ रहे हो ना, देश हकीकत में कहाँ पे डिजर्व कर रहा है, कहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है देश, वो पता चलता है किस पे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसीलिए जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम को, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे ही मेजरमेंट किया जाता है। मार्केट प्राइस पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स और सब्सिडी को भी काउंट कर लिया जाता है। जब टैक्स और सब्सिडी को काउंट करेंगे तो आपको पता है ना, हर मूल्य का नेचर अलग अलग होता है, किसी का टैक्स ज्यादा, किसी का कम, किसी में सब्सिडी ज्यादा दिया गया है, किसी में कम। तो एक्चुअल हमें मार्केट प्राइस पे हमें नेशनल इनकम नहीं मिल पाता है, समझ रहे हो, नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है, इसीलिए हमें इस पे मेजर करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया हमें, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। तो मैं आगे फॉर्मूला लिखाता हूँ इसका। देखो भाई, दरोगा एक ऐसा वैकेंसी आया है जो त्योहार से गुजर रहा है। अभी आपने देखा दशहरा आया, फिर दिवाली आएगा, फिर छठ आएगा, फिर सटले होली आ जाएगा। अब सोचो इस त्योहार में लोग अगर इंजॉय करने लगेंगे तो समय आपके पास नहीं मिलेगा, और जो रगड़ के पढ़ दिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। समझ रहे हो आप, तो ईमानदारी से पढ़ो, सब काम हो जाएगा। देखो अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो हो सकता है, दरोगा कोई बड़ा वैकेंसी नहीं, मतलब बड़ा हार्ड कुछ नहीं है। हवा बनाना वाले को मार्केटिंग करना होता है, इसलिए वो डराते रहते हैं। लेकिन शिद्दत से आप पढ़ोगे तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो तो इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एन एन पी एट फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट क्या हो जाएगा, एन एन पी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, इस पे क्या होगा, इसमें टैक्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और सब्सिडी को इसमें हम लोग प्लस कर लेंगे, क्योंकि सब्सिडी यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और पता है यही हमारा बनेगा नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम यही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल्स में समझाता हूँ कि अपने कोई मान लो एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे आपने पूरा कमा लिया, और आपका प्राइस था 900 करोड़, 900 करोड़, 900 करोड़, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, टैक्स दे दिया, बहुत सारे टैक्सेस होती है, दे दिया 100 करोड़। 900 करोड़ कमा रहे तो 100 करोड़ तो टैक्स तो लेगा ही गवर्नमेंट, ले लोगे। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने भी कुछ आपको रियायत दी है सब्सिडी के फॉर्म में। तो वो क्या दी है, वो आपको दी है 20 करोड़, 20 करोड़ आपको सब्सिडी दी। तो आप देखोगे ना, तो आपको पास नेट इनकम कितना बेचा फैक्टर कॉस्ट पे, देखोगे तो 900 करोड़ तो था ही, 100 करोड़ आपने टैक्स दे दिया, 20 करोड़, तो कितना बचा, कितना बचा, 820 करोड़। तो ये रियल इनकम हुआ देश का, देश का बोलो या आपका बोलो, बात बराबर है, क्योंकि देश यही है हमारा नेशनल इनकम। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, आगे चलते हैं। देखो आगे पढ़ना है, एक और है, आगे पढ़ना है एनडीपी। तो वो एनडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, एनडीपी बहुत सिंपल है। देखो एनडीपी,
एनडीपी, एनडीपी क्या होती है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसमें कुछ नहीं करते हम लोग, जो एनडीपी के अगर हम फार्मूला निकालोगे ना एनडीपी का, तो जीडीपी में से, जो जीडीपी होता है, जीडीपी में से हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशंस को माइनस कर देते हैं बस। ये माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एनडीपी का फार्मूला बनता है बस। इसमें यही होती है, मतलब डिप्रिसिएशन मतलब यही हमारा शुद्ध राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। देखो अब आती है दो तीन चार टर्म है ना, जिसको हम लोग को याद रखना है, हाँ मतलब समझ के अच्छे से पढ़ लेना है। पहला आती है पर कैपिटल इनकम। निकालने के लिए पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा पर कैपिटल इनकम कितना है, पर कैपिटल इनकम कितना है, पर कैपिटल इनकम कितना है, तो क्या किया जाता है, नेशनल नेशनल इनकम जो देश का है वो, उसमें से आप क्या करो, पॉपुलेशंस को डिवाइड कर दो, पॉपुलेशंस को आप डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, पर कैपिटल इनकम बन जाएगा बस। यही तो फॉर्मूला होती है। ठीक है, देखो इसी से देखो पर कैपिटल इनकम से ही पता चलता है ना कि स्टैंडर्ड लिविंग कितना है देश का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है देश का। जिस देखो जिस देश का पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगा स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा होगा, जिस देश का पर कैपिटल इनकम कम होगा स्टैंडर्ड लिविंग कम होगा। आप समझ चुके होंगे इंडिया की क्या स्थिति है। अब आती है पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। देखो पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम होती है जो हम लोग का नेशनल इनकम होता है ना, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम जो होती है उसमें से अनरजिस्टर्ड प्रॉफिट को और कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर दोगे, और जो भी ट्रांसफर पेमेंट होगा उसको माइनस कर दोगे ना, तो पर्सनल इनकम बन जाता है। और एक होती है डिस्पोजेबल इनकम, जो जो आज व्यक्ति के पास खर्च या बचत के रूप में बचती है ना, वही डिस्पोजेबल इनकम होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो ये सब उतना डीप में नहीं पूछा जाएगा आपसे, मुझे नहीं लगता पूछेगा ये सब। देखो इसको तो 3 बार पढ़ोगे ना भाई तो अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं तो पहली बार में ऊपर ऊपर जा रहा होगा, लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से होंगे आप या आर्ट्स में बैकग्राउंड से होंगे तो कभी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा नहीं होगा, और इकोनॉमिक्स का जो टर्म होती है ना वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे आसान अगर चैप्टर देखा जाए ना मुझे लगता है इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछते हैं, बस जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना वो मार देंगे क्वेश्चन। देखो समझ रहे हो ना, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, और कोई दिक्कत यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए। देखो अब है ना राष्ट्रीय आय के मापने का 3 विधि है, मैं इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आय के 3 मापन विधि है, मापन, मापन विधि है, मापन विधि है। ठीक है, देखो एक है प्रोडक्शन मेथड,
प्रोडक्शंस मेथड से भी हम लोग नेशनल इनकम को मापते हैं। प्रोडक्शंस मेथड जिसको बोला जाता है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि मतलब ना प्रोडक्शन विधि से हम लोग को मापते हैं। मतलब देखो इस विधि में देश के अंदर जो उत्पन्न होते हैं ना फाइनल गुड्स और सर्विस उसको जोड़ दिया जाता है। मतलब फाइनल गुड्स प्लस सर्विस जो होती है उसको क्या किया जाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मेथड, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड जिसको बोला जाता है आईबीडी। देखो आईबीडी ये जानते हो क्या किया जाता है, सभी व्यक्तियों और उन्हों के कुल आय को जोड़ दिया जाता है, जैसे वेतन, किराया, ब्याज, सबको। नेशनल इनकम में क्या होती है, मतलब नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में अगर हम लोग को जोड़ना है तो क्या किया जाता है, इसमें सब चीज जोड़ दिया जाता है। रेंट कितना आया, वेजेज कितना आया, इंटरेस्ट कितना बना और प्रॉफिट क्या हुआ, ये हमारे लिए सबसे आसान होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो ये इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को ज्यादा आसानी से माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेंट तुरंत पता चल जाएगा, वेजेज भी पता चल जाएगा, इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, प्रॉफिट भी पता चल जाएगा, तो ये आसान होता है। तीसरा मेथड होती है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होती है ना, जिसको बोला जाता है व्यय विधि। इसमें क्या होती है ना, जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में हम लोगों ने कितना कंजप्शन किया, कितना इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने कितने खर्च की, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इम्पोर्ट हुआ, ये हमारा नेशनल इनकम बनता है। ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी नेशनल इनकम में पढ़ चुके हैं। अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा मेथड इसमें आप देख रहे हो जो आपके लिए परफेक्ट है, मतलब इससे आसानी से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरीका का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बता सकते हो, आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा मेथड बेस्ट है और कौन सा मेथड बेस्ट है और क्यों। देखो प्रोडक्शंस मेथड, पहला क्या था प्रोडक्शंस मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सबसे बेस्ट मेथड आपको कौन सा लग रहा है जो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने में आसान होगा देश के लिए, और कौन सा अभी फिलहाल यूज किया जाता है, अगर आप देखोगे ना सबसे बेहतर कौन सा है बेहतर। तो देखो तीनों जो है ना इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो उत्पादन विधि में क्या कौन किया जाता है, फाइनल गुड्स और सर्विस को ऐड कर दिया जाता है, इसलिए वैल्यू एडेड मेथड बोला जाता है, इसको वैल्यू एडेड इसे जोड़कर निकाला जाता है। बहुत अच्छा, मतलब ना उत्पादन का डेटा देखोगे ना तो आसानी से सटीक मिल जाता है। इनकम में भी आप देखोगे ना तो ये भी अच्छा मेथड है, इससे भी हम लोग आसानी से फाइंड करते हैं। और व्यय विधि जो है ना ये इसी से दिया जाता है। लेकिन कौन सा मेथड, तो आप देखोगे ना कोई भी ऐसा मेथड सार्वजनिक रूप से नहीं है, क्योंकि हम रियल रूप से नहीं मान सकते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अभी देखा जा रहा है ना तो उत्पादन, प्रोडक्शन सब मतलब जो भी है देख सकते हैं। यहाँ तक था, अब देखो यहाँ तक आपने पढ़ लिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक कर देना और मेरा वीडियो